नमस्कार, मैं दिलीप कुमार आप सभी का जन चर्चा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ योगेश्वर सिन्हा जी उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम पूरे देश की राजनीति और देश के अन्य पहलुओं पर देश की दिशा और दशा में होने वाले परिवर्तन को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को सिन्हा जी का ये विचार पसंद आएगा। आने वाली राजनीति और कालखंड में ये विचार सकारात्मक सोच पैदा करेंगे और नए उच्च विचारों को जन्म देंगे। आगे सिन्हा जी से। बिल्कुल, आपका ये सवाल अपने आप में बहुत ही लाजमी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे भारत को कैसे दिशा और दशा तय करेगा। देखिए, 10 तारीख को जब उत्तर प्रदेश का चुनाव रिजल्ट आया तो उस समय महाराष्ट्र के में छोटा सा कस्बा खामगांव में था और खामगांव में जिस तरह के मैं लोगों का प्रदर्शन देखा, खुशी देखी, पटाखे बज रहे थे, बाजे बज रहे थे, लोग जुलूस निकाले हुए थे, झंडे फहराए जा रहे थे, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि जो दिशा और दशा तय करने का जो विचार मैंने जो एनालिसिस किया था वो बिल्कुल सही किया था। खामगांव के पास एक मक्ता गांव है, छोटा सा गांव है, वहाँ भी लोगों को मैंने देखा कि वो एंजॉय कर रहे थे। वो भी रात को 11 बजे मैंने देखा, रात को 11 बजे वो एंजॉय कर रहे थे। वहाँ के लोकल लोगों के मैं डीपी में देखा कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा था और लोग एंजॉय कर रहे थे और एक आशा लगी हुई थी। और ये दिशा और दशा जो तय करने की जो मैंने बात कही वो ऐसी नहीं कही, ये एक अंडर करंट चल रहा है। कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ महाराष्ट्र। मैंने महाराष्ट्र हिमाचल के लोगों से बात किया, मैं उत्तराखंड के लोगों से बात किया, मैं राजस्थान के लोगों से बात किया, मध्य प्रदेश के लोगों से बात किया, छत्तीसगढ़ के लोगों से बात किया, मैं कई जगह के लोगों से बात किया। और बात करने के बाद हिमाचल के तो एक ऐसे व्यक्ति ने बोला कि यदि योगी महाराज नहीं आते तो मैं अगली बार से वोट देना बंद कर देता। ये एक लगाव, और यही मैं एनालिसिस सही किया था कि दिशा और दशा तय करेगा। इसके पहले मैं एक बहुत मज़ेदार बात बताऊं, जो इसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय भी भारत में एक अंडर करंट चल रहा था। इस चीज़ को कोई वॉच नहीं कर पा रहा था। मोदी की जो विकास की जो रोड मैप था वो जनता धीरे धीरे समझ रही थी कि विकास का रोड मैप अगर किसी के पास है तो मोदी के पास है, और वो गुजरात मॉडल को एक रोड मैप के रूप में देखती थी विकास के लिए, और उस चीज़ को अपने हर प्रदेश में लाना चाहती थी। जो राजनाथ सिंह ने मोदी को प्रमोट किया प्रधानमंत्री के रूप में, जनता ने हाथों हाथ उठाया और हाथों हाथ उठाने के बाद उनको केंद्र में बैठा दिया। और आपको याद होगा कि केंद्र में केवल अकेले उत्तर प्रदेश को छोड़ के नहीं गए। उस समय भी उत्तर प्रदेश में जात की राजनीति, धर्म की राजनीति और तमाम तरह की छोटी छोटी राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही थी। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश ने सारे चीज़ को छोड़ दिया और जो अंडर करेंट एक चल रहा था, जो ये जनता मान रही थी कि विकास का रोड मैप मोदी के पास है, केंद्र में बैठा दिया। अब समस्या ये आ गई कि मोदी इस बात को जानते थे कि केंद्र स्टेट के विकास में कितना विकास का भागीदार हो सकता है और स्टेट कितना भागीदार हो सकता है। इस संविधान को बताने के लिए जनता के पास जाएं तो हो सकता है जनता उतनी आसानी से इसको समझ नहीं पाती। तो उन्होंने जब उत्तर प्रदेश में योगी के सरकार आने के बाद भी अखिलेश के सरकार जब थी, उस पीरियड में उत्तर प्रदेश उस तेजी से विकास नहीं किया, केंद्र के योजनाओं को लागू नहीं कर पाया। इच्छा शक्ति नहीं थी उसके पास या राजनीतिक विद्वेष। लेकिन जब जनता ने देखा कि मोदी का विकास मॉडल हमारा उच्च रूप से नहीं सफल हो पा रहा है, जनता ने अखिलेश को हटाया। कोई नहीं सोचता था कि इतनी सारी सीट लेके बीजेपी सत्ता में बैठ जाएगी, और बीजेपी ने बैठा।
जब मोदी ने बोला कि डबल इंजन की सरकार, वो जनता को समझाने का एक तरीका था। एक संविधान की मजबूरी थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार विकास में कितना योगदान करती है, उसको समझाने के लिए डबल इंजन की सरकार का इस्तेमाल किया गया, एक आम जनता को समझाने के लिए। मोदी बार बार गुड गवर्नर की बात करते थे। मोदी का एक विचार था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे गुड गवर्नर की बात करते थे। विदाउट गुड गवर्नर आप विकास की सोच नहीं सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रशासनिक कुशलता दिखाई, वो एक नया करेंट भारत में दौड़ रहा है। विकास का ब्रांड एम्बेसडर अगर मोदी को जनता ने एक्सेप्ट किया, तो प्रशासन का ब्रांड एम्बेसडर योगी को दिया। और यही अंडर करेंट चल रहा था कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट हो रहा है और खुशियां महाराष्ट्र में हो रही हैं। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट हो रहा है, खुशियां दिल्ली में हो रही है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट हो रहा है, मोदी यहाँ नहीं घूम रहे हैं, मोदी उसको लेके चले गए गुजरात में, क्योंकि उनको मालूम था कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जोश और जनता में एक नई विश्वास के साथ निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश का गुड गवर्नर, योगी का गुड गवर्नर करना, उत्तराखंड में बार बार मुख्यमंत्री को बदलना एक भाजपा की बहुत बड़ी मजबूरी थी। अगर भाजपा नहीं बदलती बार बार तो शायद वो चीज़ पहुंच नहीं पाता। धामी चुनाव हार गए, अलग विषय है, किंतु धामी की कार्यशैली भाजपा को पुनः सत्ता में लाई। ये सारी चीज़ें ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था वो भारत को एक नई दिशा और दशा देने की सोचा गया। जी हाँ, मैं बहुत शॉर्ट में बात करूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव दिशा और दशा बदलने में केवल दो ही शब्द काफ़ी नहीं है कि एक विकास का ब्रांड एम्बेसडर हुआ और एक प्रशासन का ब्रांड एम्बेसडर हुआ। एक तीसरा पहलू भी है। किसी भी समाज के विकास होने के लिए उसका राजनीतिक संरक्षण की जरूरत होती है। बिना सामाजिक विकास हुए, बिना सांस्कृतिक विकास हुए, बिना भाषा विकास हुए, बिना भौगोलिक का विकास हुए, बिना आर्थिक विकास हुए किसी भी समाज का आगे कि क्या चुनाव परिणाम मात्र से ही, विकास के रोड मैप से ही, विकास के ब्रांड एम्बेसडर से ही, प्रशासन के ब्रांड एम्बेसडर से ही किसी का विकास संभव है? किसी राजनीतिक रूप से दिशा और दशा को तय होना संभव है? ये बिल्कुल आपने अपनी बात अपने जगह पे सही कही। किसी भी देश की जनता का विकास, समुदाय का विकास निर्भर करता है उसके सांस्कृतिक विकास पे, उसके राजनीतिक विकास पे, उसके आर्थिक विकास पे, उसके सामुदायिक विकास पे, उसके भाषा विकास पे। इन सारी विकास जब एक साथ एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हुए आगे बढ़ते हैं, तब वो दिशा और दशा तय की जाती है कि ये राजनीति की दिशा और दशा तय कर रहा है। और ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जो जात की राजनीति चलती थी, जात की राजनीति धीरे धीरे चल के गुजरात को खाने जा रही थी, पटेलवाद। बिहार खत्म हो चुका था, महाराष्ट्र में मराठावाद चल रहा है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के वाद शुरू हो गए थे, कहीं जातवाद, कहीं भाषावाद, कहीं धर्मवाद। कश्मीर में आज एक फिल्म चल रही है, कश्मीरी फाइल। आपने कभी सोचा वहां पे क्या हालात हुए? ये एक अलग विषय है, अलग चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो परिवारवाद संकुचित हुआ, जातवाद संकुचित हुआ, धर्मवाद संकुचन होने की स्थिति में आ चुका है। ये सारी संकुचन जो स्थिति हो रही है, ये भारत की दिशा और दशा को तय करती है। परिवारवाद से पूरब से पश्चिम से लेके पूरब तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक आप देखें तो हर स्टेट में छोटे छोटे परिवारवाद की राजनीतिक पार्टियां खुल चुकी हैं। अब वो अंत के तरफ जाएंगी, वो संकुचित होगी। जब तक हमारी एक राष्ट्र के प्रति विचारधारा नहीं डेवलप होगी, हमारे संस्कृत के प्रति विचारधारा डेवलप नहीं होगी, तब तक ये कुकुरमुत्ते की तरफ परिवारवाद की पार्टियां हमारे राष्ट्र को खोखला करती रहेंगी। और उत्तर प्रदेश में इस चीज का संकुचन होना शुरू हो गया है।
और उत्तर प्रदेश का चुनावी परिणाम जब महाराष्ट्र के लोगों को अंदर खुशी की लहर देता है, तो ये मानकर चलिए कि निश्चित रूप से एक मैसेज अंदर जा रहा है कि अब परिवारवाद नहीं चलेगा, जातवाद नहीं चलेगा, क्षेत्रवाद नहीं चलेगा, भाषावाद नहीं चलेगा, अब राष्ट्रवाद चलेगा और राष्ट्रवाद ही रहेगा। ये निश्चित रूप से मेरा अनुमान है कि आने वाले दिन में दिशा और दशा तय करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस दिशा और दशा तय करने में आने वाले दिन में हम एक राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक सोच और एक ऐसी विचारधारा पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है कश्मीरी फाइल। और कश्मीरी फाइल के अंदर की स्टोरी तो आप सब सिनेमा हॉल में जाकर देख सकते हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तविकता थी और इससे कितना नुकसान देश को और देश की विचारधारा को हुआ और विपक्ष कहाँ पे खड़ा है, इसकी चर्चा हम आने वाले क्षणों में करेंगे। नमस्कार। जनचर्चा में आज इतना ही। फिर हम आपको हमारे अगले वीडियो द कश्मीर फाइल्स पर योगेश्वर सिन्हा जी के विचार और अन्य अपडेट के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।